तो विषाणु जनन है ना। तो आज कौन सा चक्र पढ़ रहे हैं हम लोग? कल तो पढ़ा था लयनकारी, आज कौन सा पढ़ रहे हैं? लयकारी। लयकारी जनन या गुणन, इसको क्या बोलते हैं? लाइसोजेनिक, ठीक है ना, लाइसोजेनिक साइकिल या लयकारी चक्र। अब इसमें होगा क्या कि जीवाणु के अंदर आ गया, आने के बाद ये इसके साथ जुड़ेगा ऐसे, यानी ये इसका खुद का डीएनए, ठीक है, और ये डीएनए इसको अपने साथ ऐसे जोड़ देगा। मर्ज हो गया, हो गया मर्ज, इकट्ठा हो गया। मर्ज होना मतलब सम्मिलित हो जाना, ठीक है ना, मतलब जीवाणु का डीएनए और विषाणु का डीएनए क्या हो गए? समेकित हो गए एक दूसरे के साथ। अब समेकित होने के बाद क्या होगा? अब ये अपने आप को क्या करेगा? ऐसे दो कॉपी, मतलब दो सेल बनी और दोनों सेल के अंदर क्या हो गया? ये स्थिति आ गई। इस कोशिका ने सिंपल जो असूत्री विभाजन पढ़ते आए हो ना आप लोग, जैसे कई बार आप सबसे सिंपल वे में समझो, अमीबा में ऐसा हो जाता है ना, ये एक कोशिका है, हालांकि अमीबा की कोई चित्र ही नहीं होता है, अमीबा है, अमीबा में ये केंद्रक है, इसने डबल कर लिया अपने आप को, ये फिर ऐसे अंदर की तरफ चला गया और फिर फाइनली ये कोशिका अलग बन गई और ये कोशिका अलग बन गई। पढ़ा होगा ऐसा। सेम कंडीशन ये वाली यहाँ पर अप्लाई होगी। तो इसके साथ जो डीएनए मर्ज था वो भी क्या हो गया? डबल होकर के दोनों में पहुंच गया, ठीक है। यानी कि अब ये जो जीवाणु है, जो नई कोशिका बनी, उसके अंदर विषाणु का डीएनए पहले से मौजूद है, ठीक। अब क्या होगा? इसमें दो कंडीशन है, या तो ये फिर से यही स्थिति अपनाता रहे, बार 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 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कोशिकाएं बनाता रहे। दूसरी कंडीशन ये है इसमें लयकारी में कि ये करेगा क्या आगे? यहां पर इसको बोला जाता है क्या? लयकारी। लेकिन जब ज्यादा बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर ये इसमें मर्ज नहीं हो पाया, ऐसे अलग हो गया बार बार, क्योंकि भाई जितना ज्यादा इसकी संख्या तो बढ़ती चली जाएगी ना, बढ़ते बढ़ते जब बढ़ जाएगा तो फिर ये इससे अलग हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब देखो इसको छोटा कर दिया इसने, अपने आप को बना दिया, अगली बार और छोटा करेगा, छोटा होते होते इसकी संरचना ना के बराबर रहेगी या बहुत कम रह गई। उस स्थिति में अब ये जरूर ऐसा करेगा कि बहुत सारे फेज बनाएगा, और फिर इसके बाद ये कोशिका फट जाएगी। मतलब ये कि लयकारी में लयनकारी मौजूद है, लेकिन लयकारी उसे तब कहेंगे, कौन सी बुक का कौन सा यूनिट चल रहा है? ओह माय गॉड, कौन सी बुक चल रही है भाई? सेकंड पेपर चल रहा है बेटा जी। सेकंड पेपर का नाम है सूक्ष्म जीव कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान, ठीक है। अब इसमें से आपकी 4 यूनिट है। पहली यूनिट अभी करवाई नहीं है मैंने, वो बैक्टीरिया जीवाणु वाली है, वही शुरू होने वाली है आपकी। दूसरी यूनिट है आपकी कवकों से संबंधित, वो हो चुकी है पूरी। तीसरी और चौथी जो है वो कवकों के बारे में रोग विज्ञान पर आधारित है, कवकों का रोग विज्ञान, ठीक है, ये भी हो चुकी है दोनों, ठीक है। तो अभी आपकी ये फर्स्ट यूनिट है ना, इसमें 3 टॉपिक है। पहला जीवाणु के बारे में, दूसरा विषाणु के बारे में, और फिर इसके अलावा फाइटोप्लाज्मा या पीपीएलओ लिख लो शॉर्ट में, इनके बारे में। तो पीपीएलओ करवा दिया, विषाणु चल रहा है, जीवाणु बाकी। हालांकि इंट्रो में पहली क्लास में बता दिया था काफी कुछ, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई नहीं, फर्स्ट ईयर क्यों आप रिवाइज कर दिया, ठीक है। और कोई डाउट? ये तो सही बात है, कम से कम पता होना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं ना, रोज बताना चाहिए मुझे, ठीक है। अब इसको मिटा दें। सेकंड पेपर चल रहा है आपका, अभी फर्स्ट और थर्ड पेपर नहीं हुए। आगे अब इसमें हुआ क्या? ये क्या बना? लैम्डा फेज,
ठीक है ना। जब ये ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, अलग। अच्छा यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये क्या है, लैम्डा फेज डीएनए, और यहाँ पर क्या है, जीवाणु डीएनए, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों, यानी कि लैम्डा फेज तथा लैम्डा फेज डीएनए तथा जीवाणु डीएनए का समेकन। फिर उसके बाद क्या हो गया, लयकारी चक्र। ये बार बार ऐसे बनते रहेंगे। इसके अलावा एक स्टेज आएगी जब लैम्डा फेज डीएनए का निकलना, ठीक है ना। उसके बाद कौन, तो ये समझ आया। तो इसमें अब क्या हो गया, ये निकल जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लैम्डा फेज संतति निर्माण, लैम्डा फेज संतति निर्माण हो गया, ठीक है ना। ये अलग हो गया, मतलब लास्ट एंड फाइनली फट गया और फिर उसमें से अलग निकल गए। हालांकि लयकारी का मतलब क्या है, काफी समय तक ये क्या करेगा, इसके साथ साथ, समेकन के साथ साथ चलता रहेगा, ये होता है। तो जब तक आती है ये अवस्था तब तक उसे क्या बोलते हैं, लयजात अवस्था, जब तक इसके साथ जुड़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो अवस्था आती है इसे क्या कहते हैं, लयजात अवस्था। ओके, लाइसोजेनिक जीवाणु भोजी के जनन चक्र को सबसे पहले आंद्रेलाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ढूंढा था, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जीवाणु भोजियों का क्या होता है, दूसरा चक्र होता है, मतलब एक अल्टरनेट होता है एक तरीके से उनके लिए, ठीक है ना। और इसी स्थिति में क्या हो जाता है, कई बार विभोजी का एक विरियन बनता है। विरियन बताया ना मैंने आपको, विरियन क्या होता है, जब केवल डीएनए ही इंफेक्शन फैलाने के काबिल हो, डीएनए या आरएनए, मतलब केवल आनुवंशिक पदार्थ से संक्रमण फैले तो उसे क्या कहते हैं, विरियन। और जब केवल प्रोटीन ही आनुवंशिक संक्रमण फैलाए तो उसे क्या बोलेंगे, प्रियन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, याद रख लेना भाई ये चीज तो अच्छे से आप लोग। अच्छा, जब इसका और इसका समेकन हो जाता है ना तो इसको क्या कहते हैं, प्रोफाज भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोफेज। यहाँ पर प्रोफेज में और उस पूर्वावस्था में अंतर होता है, वहां पीएच ऐसे आता है, ठीक है। आगे इसमें आपको टीएमवी का कल डायग्राम बनवाई दिया था, पूरा उसके बारे में बता दिया था ना। एक छोटी सी चीज और है, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस क्या करते हैं वो आप पढ़ एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इनके रोग है ना, कौन कौन से रोग ये फैलाता है वायरा जो है वो, एंड देन आफ्टर आपका हो जाएगा यू बैक्टीरिया स्टार्ट। अच्छा, एक कहानी और छोटी सी बतानी थी आप लोगों को, ये कर लिया कंप्लीट, कर लिया ना, इरेज कर दो इसे, चलो ठीक है। तो फिर आप इसको लिखिए। एक बात बताइए मुझे, कभी आप लोग तो खैर क्या गए होंगे, केदारनाथ वगैरह, बद्रीनाथ वगैरह गए हो? नहीं, अभी तीर्थ के अभी नहीं गए, जाएंगे, है ना। ठीक है, तो जो लोग तीर्थ जाते हैं उनसे बात करना, दादाजी वगैरह जो है उनसे पूछना। एक जगह है, जब केदारनाथ की तरफ जाते हैं तो पानी का एक झरना पड़ता है,
उस जर्नी में क्या होता है, सभी यात्रियों को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको ना, मतलब या वैसे वो करते ही है, परंपरा है ऐसी कि तौलिए में या किसी कपड़े में, कॉटन के में चावल रखते हैं और उस चावल की पोटली बना करके उसे पानी में लटका देते हैं ऐसे, और पानी में लटका दिया। अब वो पानी कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो जो चावल है वो कुछ देर बाद पक जाते हैं, क्योंकि वो इतना गर्म पानी है। मतलब गर्म पानी का झरना, वो भी इस लेवल का। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे गर्म पानी में भी क्या आप सोच सकते हैं, जहां चावल 5 मिनट में पक रहे हैं जिस गर्म पानी में, वहां भी कोई जीव जंतु रहता होगा क्या? रहते हैं, है ना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में 12th में आपने पढ़ा होगा थर्मस एक्वाटिकस, पीसीआर वगैरह पढ़े होंगे, जब नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो सुन लो। जो ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो लगभग 190 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में भी रह लेते हैं, ठीक है ना। जो बिल्कुल प्रतिकूल अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की मतलब आद्य, पुराने। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि आद्य, पुरातन विभाग वगैरह होता है ना, वो। तो इसके अलावा दूसरे आते हैं शुद्ध, उन्हें क्या बोलते हैं, जो मतलब हमारे आसपास वाले वातावरण में रह पाते हैं, उन जीवाणुओं को क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु, ठीक है। उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को, अब इसको मैं रेज कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भी, और नहीं तो ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो आगे बात करते हैं, है ना। लयकारी हो गया, लयनकारी हो गया, टीएमवी के बारे में बता ही दिया है, केवल पॉक्स वायरस रह गया है, ठीक है। पॉक्स वायरस क्या होता है, आई होप अरुण कुमार आपको, अच्छा ठीक है, आपको मिल गया ना जवाब कि कौन सा चैप्टर कैसे यूनिट में चल रहा है, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड। पॉक्स वायरस का संक्रमण किसमें होता है भाई, पक्षी हो, कीट हो या स्तनधारी जीव हो, ठीक है। पक्षियों को क्या कहते हैं, फिशीज या एवीज, एवीज, है ना। पक्षी को एवीज कहते हैं और मछलियों को फिशीज कहते हैं, है ना, मछलियों के वर्ग को। तो इसके अलावा और वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मतलब एक होता है कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, है ना, पृष्ठधारी वगैरह। तो इस तरीके के जो जीव होते हैं उनके अंदर ये रोग उत्पन्न करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, पॉक्स वायरस, ठीक है। पॉक्स वायरस की सीधी सी बात है, इसमें और भी नाम आ जाते हैं, पेपोवा वायरस भी बोलते हैं उसे। इंसेक्ट्स, इन सब के अंदर ये क्या करेगा, रोग उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है, आगे कि कई बार रैबिट पॉक्स वायरस वगैरह देखने को मिलता है, जैसे आपने सुना होगा वेरियोला वायरस, है ना। तो ये सारे, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स सुने होंगे ना, वेरियोला जोस्टर। सबसे पहले चिकन पॉक्स किसने ढूंढा था, एडवर्ड जेनर ने ही तो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। वैक्सीन मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन में और वैक्सीन में अंतर होता है, अच्छा समझ लो। एक होता है इंजेक्शन, वर्ड तो वहां से आया कि किसी में इसको इंजेक्ट कर देना है, जिस हथियार से इंजेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सिरिंज। सिरिंज, ये सिरिंज होती है ना, ये निडल है इसकी, ये सिरिंज है। इसके अंदर जो दवाई भरोगे आप, वही क्या होती है, वैक्सीन, ठीक है। लगभग दूर से देखने में सारे इंजेक्शन एक ही जैसे लगते हैं, थोड़ा बहुत कलर का अंतर होता है, नहीं तो ऐसा लगता है सब में पानी भरा हुआ है क्या, है ना। वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन के अंदर 2 ही 3 चीजें हैं, देखो इसकी कहानी तो आपने पढ़ी होगी, पॉक्स वायरस में चिकन पॉक्स, वेरियोला जोस्टर की कहानी, कि कैसे एडवर्ड जेनर साहब ने ढूंढा था, उनके शहर में महामारी फैल गई थी चिकन पॉक्स की, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जिसके फफोले हो जाते हैं ना,
चिकन पॉक्स में फफोले पड़ जाते हैं, फोड़े से हो जाते हैं, तो उसमें से निकाला फफोले में से इंजेक्शन की तरीके से, मतलब सिरिंज में भर लिया उस फफोले को, फोड़ के उसका पानी, और उस पानी को दूसरे में लगा दिया। जो सही था वो बीमार हो गया, पहले से बीमार था वो ठीक हो गया। इस तरीके से खोज हुई। क्योंकि देखो होता क्या है, इंजेक्शन की सीधी सी कहानी है, हमारी बॉडी के अंदर ना, मान लो हमारी बॉडी, इसके अंदर इन्फेक्शन है, इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया कुछ ना कुछ होगा, वो इन्फेक्शन फैला रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसका, देखो नेचर में हर चीज के दो स्ट्रेन होते हैं जनरली, दो स्ट्रेन मतलब एक आक्रामक और एक सिंपल, एक रोग पहुंचाएगा और दूसरा सीधा साधा होगा, ठीक है। तो जो सीधा साधा जीवाणु है, ये मान लो ये वाला था, ये भी चिकन बॉक्स फैला रहा है, लेकिन ये क्या है, उत्तेजित अवस्था में, उग्रवादी है, लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रेन है। तो नॉर्मल स्ट्रेन को जब हमारी बॉडी में भेजा जाएगा तो क्या होगा, ये सोचता है कि अबे मेरा खाना खाने आ गया, तो ये इसको मारना शुरू कर देता है ऐसे। हमारी बॉडी क्या करेगी, तमाशा देखेगी दोनों की लड़ाई में। हमारा क्या काम है, ये पहले किसको खा रहा था, हमको खा रहा था, अब हमें ना खा के इसका काम क्या हो गया, जो बाहर से डाला है उसको खाने का, ठीक है ना। तो ये उसको खत्म करते करते इसी की एनर्जी उतने में खत्म हो जाती है, इतनी देर में हम क्या हो जाते हैं, ठीक। यानी कि इंजेक्शन में कोई दवाई ववाई नहीं होती है, सीधी सी बात है। या फिर होगी तो क्या होगी, प्रोटीन होगी उसके, प्रोटीन क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, एंटी बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी की बी सेल पड़ी होंगी ना, लिम्फोसाइट्स, बी सेल, टी सेल होती है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, तो वो बी सेल टी सेल एंटीबॉडी बनाती है। अगर वो एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है तो फिर बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से डाली जाती है शरीर के अंदर, जिससे यहाँ जो भी आ गया उसको वो खत्म कर सके। समझ आ गई बात। इंजेक्शन में दो के अलावा कोई तीसरी चीज होती नहीं। तो अभी जो हल्ला मच रहा है कोरोना वैक्सीन, उसमें क्या चाहिए, या तो एंटीबॉडीज आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए, इसका कोरोना का डुप्लीकेट नॉर्मल, जिससे वो वायरस फिर इसको मारे, ठीक है ना। वैक्सीन में और दूसरी कोई चीज नहीं। एडवर्ड जेनर साहब ने ढूंढा था, ये लिख लेना आप लोग कि एडवर्ड जेनर कौन थे, वैक्सीन के खोजकर्ता। पॉक्स वायरस की संरचना काफी जटिल होती है और द्विअवतल प्रोटीन युक्त कोड कवर होता है इसका, ठीक है। दीर्घ और पार्श्वीय संरचनाएं होती हैं। द्विअवतल का मतलब दोनों तरफ से, अवतल समझते हो ना, अंदर की ओर ऐसे धसी हुई, ठीक। इसके अलावा क्या है, इसे पैरापॉक्स वायरस भी कह देते हैं, ठीक है। ये सभी शेष वायरस जो होते हैं ना, विरियन, अंडाकार, ईंट की आकृति के इस तरीके के होते हैं। आकार लगभग 160 गुणा 200 nm का होता है, क्या, पॉक्स वायरस का साइज जो होता है, ठीक है। इसके अलावा पॉक्स वायरस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए भी कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएस। मुझे लगता है डीएस का फुल फॉर्म बताने की जरूरत है, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड, और एसएस लिखा होता तो सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एक रज्जुक है या द्विरज्जुक है, ठीक है। दिख रहा है पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। अरे अच्छा, इसके बाद आगे क्या होगा, इसमें डीएनए लगभग 75 या इससे भी अधिक प्रोटीनों को कोडित कर सकता है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा गुणन की प्रक्रिया देखी जाती है, ठीक है। मॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखी थी। तो पॉक्स वायरस के बारे में इतना ही है जनरली, ठीक। रैबिट पॉक्स वायरस, वेरियोला माइनर, ऑर्थ्रोपॉक्स वायरस, इस तरीके से इनके नाम है, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। तो अब इसके बाद वायरस के द्वारा होने वाले रोग, वायरस कौन कौन से रोग फैला देता है, बताओ। जब कुछ याद ना आए तो कोरोना वायरस तो लिख देना, कोविड-19, सीधी बात है ना, वो भाई वायरस है ना। अभी तक की खबर यही है कि वो रोग उत्पन्न कर रहा है, तो जब भी तुम्हें आए ना वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, सबसे पहले तो कोविड-19 लिख देना। कोविड-19 एक रोग है और कोरोना उसका रोग कारक है, ठीक है, ये याद रखना। जैसे एड्स एक रोग है और एचआईवी उसका कारक है, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ। तो इस तरीके से जिसमें डीएनए होगा उसे क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोवायरस, और जिसमें आरएनए होता है उन्हें क्या कहते हैं,
राइबोवायरा, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन है, वो ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है नहीं है। वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होगा, कैसे फैलेगा, कैसे फैलेगा, मिट्टी के द्वारा, हवा के द्वारा, कायिक संरोपों के द्वारा। कायिक संरोप मतलब जैसे आपको बताया था ना कि माइकोप्लाज्मा फैल जाता है। मान लो आपने गुलाब की कलम लगानी है साहब, हैं, या आपको लाल गुलाब में पीला गुलाब भी चाहिए एक ही पेड़ के अंदर, तो आप क्या करोगे, लाल गुलाब के पेड़ के अंदर पीले गुलाब की कलम लगाओगे। अगर उसमें वायरस हुआ तो पीला वाला तो पहले ही सड़ा हुआ है, लाल वाला भी सड़ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से फैलता है। जिस आलू में पहले से वायरस लगा हुआ है उससे आप आलू के दूसरे उसी चाकू से दूसरे आलूओं को काटोगे तो सब में रोग लग जाएगा ना, तो सारे पौधे रोगग्रस्त हो जाएंगे। इस तरीके से फैलता है, बीजों के द्वारा फैलता है, ठीक है ना, हवा, पानी, इन सब के द्वारा। जैसे तंबाकू, तंबाकू का वायरस जो होता है वो रगड़ के खाने से, मतलब जैसे तंबाकू की एक पत्ती में टोबैको मोज़ेक वायरस का अटैक है तो क्या होगा, वो दूसरे के साथ रगड़ खाएगी, ठीक है। अब जब रगड़ खाएगी तो क्या होगा, इससे या हवा के द्वारा इस पत्ती से निकला हुआ रस उसमें पहुंच गया, तो वो भी संक्रमित हो जाएगी। या आप ही उसमें से टच होकर के निकल गए, फिर उधर से आए दूसरी साइड से, तो इधर से आपके दाहिने हाथ से मान लो एक टोबैको मोज़ेक वायरस वाला प्लांट टच हो गया, उधर से फिर दाहिना हाथ इस तरफ आ गया ना, तो उधर की बजाय इधर के भी प्लांट क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते, इस तरीके से इसका संक्रमण फैल जाता है स्पर्श के द्वारा। हवा, पानी, बीज, परजीवी पौधे वगैरह। परजीवी पौधा, एक परजीवी पौधे का नाम बताओ भाई, मैंने पूछा है, बताया आप लोगों को, मतलब पहले अमरबेल, उसका साइंटिफिक नेम अब तो अंग्रेजी में याद करना सीख लो, कसकुटा। क्या कहते हैं, कसकुटा, ठीक है ना, कोई बहुत भयानक नाम भी नहीं है। और हाँ, आपका बॉटनी के सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, कोई फेरबदल ही नहीं हुआ है, ये समझ लो आप इस पेपर में, तो ठीक है। तो इस गलतफहमी में ना रहे कि कोरोना काल के चलते कुछ कम पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, कम से कम हमारे सब्जेक्ट में तो पूरा ही पढ़ोगा। और वैसे भी आप केवल पेपर देने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर अलग बात है, वो तो आप एग्जाम से 2 महीने पहले भी शुरू करोगे रट्टाफिकेशन तो फाइनली पास हो ही जाओगे। लेकिन तरीके से पढ़ो बीएससी, ठीक है ना, क्योंकि 12th में सब इंटेलिजेंट होते हैं ना, कॉलेज में आते आते खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आगे बात करते हैं इसमें कि इसके द्वारा लाभदायक महत्व भी होते हैं और रोग भी हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे लाभ है हमें विषाणु से लाभ। और इधर क्या लिखेंगे, लाभ हानि, है ना, मूलधन ब्याज बट्टा ऐसा तो है नहीं अपने यहाँ, क्योंकि अपने बॉटनी वाले, ठीक है। तो लाभ ही और हानि ये लिखेंगे। पहले तो सीधी सी बात है, लाभ, लाभ में क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये जीवाणु भोजी विषाणु क्या करेगा, जीवाणु को खत्म कर देगा, तो गंगा जल साफ है, ये अपने आप में एक लाभ है कि नहीं है। कभी कभी बहुत सारी चीजें एकदम रटनी नहीं पड़ती, बहुत सारे खरगोश रोग पहुंचा देते हैं, तो मिक्सोमा वायरस होता है जो खरगोशों को मार देता है, या खरगोश मारना क्या, खरगोश वहां से छोड़ के चले जाते हैं उस जगह, तो क्या होगा, पहला मिक्सोमा वायरस। मिक्सोमा वायरस क्या करेगा, खरगोश उन्मूलन। अब ऐसे ही लिख के आना है ना, ये खरगोश भगाओ अभियान मत लिख के आ जाना ठीक है ना, खरगोशों का उन्मूलन कर देता है, हटा देगा, क्योंकि जिससे फसल बच जाए, है ना। वैसे तो खरगोश अच्छे लगते हैं ना, खरगोश की एक खास बात और है, खरगोश क्या होता है, ऑटोफैगी होता है भाई। जिनको खरगोश अच्छे लगते हैं वो जरा ये भी ध्यान रख लेना, ऑटो मतलब खुद का, फैगी मतलब ऑटोफैगी मतलब खुद का, स्वरागी, खुद के, उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना वो छोटी सी होती है, तो वो एक बार खा लेता है, खाने के बाद वो पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, तो खरगोश क्या करता है, आप लोग रिजेक्ट कर लीजिए,